हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, क्लास 6 और 7 का आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। ये क्लास 8 का आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो रहा है। आज क्लास 8 का आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है, यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 5 है आपका, जिसमें कि आपको पढ़ना है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। अगर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए पढ़ते हैं मानव संसाधन। ये क्लास 8 का आपका भूगोल का लास्ट चैप्टर है, यानी क्लास 8 का आपका भूगोल का लास्ट चैप्टर है ये। इसके बाद आपका क्लास 8 का एनसीईआरटी भूगोल का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्राकृतिक की देन उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब वो लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उन्हें संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और भी प्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातचीत हो रही है। एक बच्चे ने कहा, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। एक बच्चे ने कहा, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। तो एक औरत ने, यानी एक अध्यापिका ने पूछा, आपके विचार में विश्व में कितने लोग हो सकते हैं? तो एक लड़के ने कहा, मेरी कक्षा में तो 30 ही बच्चे हैं। उसके बाद देखिए दूसरी बातचीत में हो रहा है, विश्व में लगभग 6.6 अलग अलग लोग हैं। तो उनकी अध्यापिका ने कहा कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इन संख्या को आप कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं। उसके बाद जनसंख्या का वितरण, यानी जनसंख्या का वितरण कैसे होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में से क्या होता है। तो देखिए ये जो पीले कलर से है वो एशिया में रहते हैं, ये वाले रंग में यूरोप में रहते हैं, ये वाले रंग अफ्रीका में रहते हैं, और ये वाले रंग के लोग कहाँ रहते हैं? मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद ये वाले रंग रेड कलर के उत्तर अमेरिका में रहते हैं, और ये वाले ओशनेशिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। तो देखिए जो एशिया में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो एशिया में रहने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, चलिए पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। विश्व का जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी तथा उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवत वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग तो 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग इस केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है जनसंख्या मिलियन में, यानी आपको एक फिगर के अनुसार दिखाया गया है। विश्व की घनी आबादी वाले क्षेत्र विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इस चिन्हों को चिन्हित करें। यानी चीन की जनसंख्या कितनी है मिलियन में? तो ये 1200 और 1400 के बीच में है। भारत की उसके बाद है यूएस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। देखिए कैसे कैसे इसका रेशा कैसे कैसे इसका रेशा खत्म हो रहा है। तो ये आपका क्या है? विश्व की घनी आबादी वाले क्षेत्र, विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। उसके बाद है आपका जनसंख्या का वितरण का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में है। उसके बाद है आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यानी जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो भौगोलिक कारण, यानी स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। उसके बाद जलवायु लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। उसके बाद है मृदा। उपजाऊ मृदाएं
कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हांग ही, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। उसके बाद जल। जल क्या है? तो लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अवर्णनीय जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद है खनिज। खनिज निरपेक्षों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान और मध्य पूर्वी तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। उसके बाद है आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक कारक में क्या आ जाएंगे आपके? तो आर्थिक कारक में औद्योगिक क्षेत्र रोजगार और के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे हुए क्षेत्र हैं। उसके बाद है आपका सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या है? तो धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, मेरुसलम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक क्या है? अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। उसके बाद है आपका जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है। जैसा कि चित्र आपको 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। उसके बाद है आपका सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम में जनसंख्या दुगनी और 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। उसके बाद है आपका जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 100 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। दोबारा देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिसकी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्तर प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं। अप्रवासी वे लोग हैं जो देश में आते हैं। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति। यह है कि लोग अच्छे आर्थिक आवासों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। उसके बाद है आपका जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिसमें वृद्धि दर बढ़ती रहती है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मानचित्र दिखाया गया है। तो जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दर, यानी ये आपका जो कलर हुआ है उसे अति उच्च यानी 3% से अधिक है, और उच्च आपका जो ये है वो आपका उच्च है यानी 2 से लेके 2.9 तक है। और आदर्श में क्या है? आदर्श में आपका ये आ जाएगा। उसके बाद निम्न में 0.9 और उससे कम, और 0 में 0 या हाश। ठीक है। उसके बाद है आपका जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या होता है? तो जनसंख्या संगठन होता है किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो
उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे क्षेत्र है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। उसके बाद है, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। उसके बाद है आपका, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणतः 5 से 9 वर्ष यानी 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत उन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या इन्हें 15 वर्ष से नीचे और निचले भाग में दिखाई देती है और ये जन्म दर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्धि लोगों यानी 65 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग यानी 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग यानी 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग यानी 15 से 65 वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है, ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि वो बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ तो बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को कैन्या का पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। कैन्या का पिरामिड कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे कैन्या का पिरामिड आपको दिखाया गया है। तो देखिए इधर इस साइड आपका पुरुष और इस साइड आपका स्त्रियों को दर्शाया गया है। उसके बाद है आपका, जिन देशों में मृत्यु दर यानी विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु पूर्णावस्था तक जीवित रहते हैं। यहाँ भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होते हैं, यानी चित्र में आप देख सकते हैं ये भारत का पिरामिड है। तो भारत का पिरामिड कैसा है, तो स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या। तो देखिए पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या कैसे कैसे इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षित अधिक है, इसका अर्थ मजबूत और उसके बाद देखिए आपको बताया गया है कि कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण लोग अधिक वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जिस किसी राष्ट्र में के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसे संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पे आपको जापान का पिरामिड दिखाया गया है और इधर आपको जो जापान की जो लोगों की आयु वर्ग का दिखाया गया है। तो आप इधर देख सकते हैं, इधर स्त्री की संख्या, इधर पुरुष की जनसंख्या को बताया गया है। उसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।